सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं किस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण कार्य करता है। हम समाज में रहते हैं, समाज में बहुत सारे चीजें हैं जो व्यक्ति को अलग अलग रूपों में प्रभावित करती है, जिसमें सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, फोर्सेस ऑफ सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, प्रोसेस ऑफ सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो सामाजिक पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत हम देखते हैं मनुष्य समाज में रह करके अपने बहुत सारी क्रियाएं करता है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन है, वितरण है। दूसरा अगर देखिए संचार तंत्र के रूप में भी कार्य करता है कि वर्तमान में तकनीकी चीजें बहुत ज्यादा डेवलप हुई हैं, समाज में रह करके वो नई नई चीजों को समाज के सामने लाना चाहता है, ताकि जो जनता है, जो व्यक्ति है, जो वो मानव है, ज्यादा से ज्यादा उन संचार तंत्रों का उपयोग कर सके। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर एक जो चीज है, संतुलित परिवार की जो तैयारी है वो भी की जाती है, और उसके साथ में शक्ति तंत्र की प्राधिकार तंत्र का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि समय समय पर देखा जाता है, जो कि राजनीतिक संस्थाओं के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही अनुष्ठान कर्मकांड के कार्य भी किए जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसके अंतर्गत सोशल एम्पावरमेंट के अंतर्गत पूजा पाठ को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर हम देखें इसके अंतर्गत, यज्ञ जो शैली थी, यज्ञ जो परंपरा थी, जो कि पुरातन काल में और वैदिक काल में देखी जाती थी, ऋषि मुनियों द्वारा जो यज्ञ किया जाता था उसका भी सामाजिक पर्यावरण पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। इसके अंदर जो यज्ञ जो क्रिया की जाती थी, क्योंकि यज्ञ के अंदर का आप बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं जो कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा शुद्ध करती है। उसमें घी का उपयोग होता है, कुछ ऐसे सामग्रियां होती हैं जो इन्वायरमेंट को बहुत शुद्ध रूप देती हैं, और ये देखा जाता है कि उसमें के अंदर जो किण्वन क्रिया होती है घी की और अन्य सामग्रियों के साथ में, एक रासायनिक क्रिया होती है जिसे बोलते हैं किण्वन क्रिया। उस किण्वन क्रिया के द्वारा कुछ ऐसे तत्व उस यज्ञ के माध्यम से बाहर निकलते हैं जो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ये आपने कुछ ऐसे टीवी के माध्यम से भी आपको जानकारी मिली होगी, कुछ ऐसे कार्यक्रम सरकार द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं कि यज्ञ की क्या प्राथमिकता है। एनसीईआरटी द्वारा भी एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट निकाले गए हैं जिसमें ये चीज बताई गई है कि यज्ञ की अपनी अपनी एक महत्वता है। बच्चों की ये चीज बताई जाए कि यज्ञ में किस तरह से पहले वैदिक कालीन तरीके से पर्यावरण को शुद्ध रखा किया जाता था। आज भी हम देखते हैं जब बारिश नहीं होती है तो हमारे द्वारा एक यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। बहुत सारे यज्ञ द्वारा ये देखा जाता है कि हमारे जो देवता हैं, इंद्र देवता हैं, वो खुश हों और वर्षा करें। तो इस तरह की जो सामाजिक पर्यावरण है वो भी अपने अपने रूपों में कार्य करता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि अपनी अपनी संस्कृति अपना अपना कार्य अपने अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट, सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत संस्कृति है, जो हमारी वेशभूषा है, हमारी भाषा है, हमारी शैली है, ये सारी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हो आती है। अगर हम देखेंगे हमारे भारत में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां। उसी के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था कार्य करती है, उसी के आधार पर हमारी राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है, उसी के आधार पर हमारी सामाजिक व्यवस्था कार्य करती है। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम देखें बहुत सारी जो कला है, वो हमारी नैतिकता है, उसके नमूने भी बहुत अलग अलग देखे जाते हैं। क्षमताओं के आधार पर अगर देखें, सामाजिक संस्थाओं में शिक्षा है, शिक्षा का भी रूप अलग अलग होता है, क्योंकि भाषाओं के आधार पर शिक्षा भी अलग अलग रूप में दी जाती है। अगर तमिल है तो वहां पर तमिल की भाषा की प्राथमिकता दी जाएगी, गुजरात है तो गुजरात की प्राथमिकता, गुजराती भाषा की प्राथमिकता दी जाएगी, राजस्थान है तो वहाँ अभी वर्तमान में राजस्थान को एक भाषा के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है, परंतु अभी इसके लिए प्रस्ताव पारित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग जगह की संस्कृति अलग अलग रूपों में कार्य करती है, चाहे वो भाषा के रूप में कार्य करे, चाहे वो शिक्षा के रूप में कार्य करे, चाहे वो संस्कृति के रूप में कार्य करे, या राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करे। फिर है आप इसके अंतर्गत हम सौंदर्य जो शास्त्र है, जिसमें ग्राफिक्स है, लोक वार्ताएं हैं, और साथ ही साथ संगीत, नाटक है, नृत्य, ये भी एक हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग नाटक है, अलग अलग काव्य हैं, अलग अलग ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के अंतर्गत हम बात करते हैं पोएट्री की, जो कि हमारी राजस्थान की अगर बात करते हैं तो किशनगढ़ शैली बहुत ज्यादा फेमस है। वहाँ की एक कलाकृति है, वो एक किशनगढ़ बनी ठनी। इस तरह से अलग अलग जो कलाकृतियां वो अलग अलग क्षेत्रों में देखी जाती है। कठपुतली है,
ओडिशा की बात करें तो वहाँ की कला संस्कृति बहुत अलग है, तो ग्राफिक्स के आधार पर, नक्काशी के आधार पर भी हमारी संस्कृति अलग अलग रूप में कार्य करती है, ये भी हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। फोर्सेस ऑफ सोशो कल्चर इन्वायरमेंट, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के कुछ फोर्सेस हैं जिसके अंदर कुछ शक्तियां हैं जो पर्यावरण को अपने अपने रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। अलग अलग रूप में मानवाधिकार दिए गए हैं, मानवाधिकार ही व्यक्ति को शक्ति के रूप में प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार के अंतर्गत अगर प्रकृति के वातावरण के अनुसार ही नवीन सामाजिक वातावरण को हम उत्पन्न कर सकें, नई नई चीजों को हम सामने ला सकते हैं, और इन नवीन चीजों के आधार पर ही हम देखते हैं कि भौगोलिक प्रादेशिक क्षेत्र भी अपने अपने रूप में प्रकट होने लगते हैं। प्रोसेस ऑफ सोशो कल्चर इन्वायरमेंट, प्रोसेस जो प्रक्रिया है सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट की, वो भी अपने रूप में कार्य करती है। जैसे मानव पहले आदिकाल की बात करें, क्योंकि आदिकाल को हम लेंगे क्योंकि पर्यावरण में सबसे पहले जो आदिकाल था उसमें मानव ने जन्म लिया, ये ऐसा माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म के उपनिषद, वेद, इन सभी में भी ये बात बताई गई है कि मानव की जो उत्पत्ति है वो एक आदिकाल से देखी जाती है, जिसमें आदिवासी जो व्यक्ति हुआ करता था उसके आधार पर वो किस तरह से, पहले आदिवासी जो व्यक्ति था वो अकेला रहता था, उसे अपना जो सामाजिक और सांस्कृतिक इन्वायरमेंट है धीरे धीरे उसने अपना विकसित किया। पहले वो आग की उत्पत्ति करता है, प्रोसेस उसकी हुई, प्रोसेस इस आधार पर हुई तो उसने आग को देखा, पहले वो चबाकर मतलब पेड़ पौधे से जो भी चीजें खाता था उसको बिना पकाए ही खा लेता था, पर धीरे धीरे उसका जो बौद्धिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास के साथ उसकी सोच बदली, सोच के आधार पर उसने आग की उत्पत्ति की। आग की उत्पत्ति में भी एक अच्छी सी जो प्रोसेस देखी जाती है, उसकी प्रक्रिया इस आधार पर हुई कि जब आदि मानव ने किसी जानवर को भगाने के लिए प्रयास किया, क्योंकि जानवर से उसको अपने आप को खतरा महसूस होने लगा, उसने पत्थर लेकर के किसी एक जानवर के ऊपर मारा, वो जानवर को न लग करके किसी एक पहाड़ पर लगा, पहाड़ पर एक चिंगारी उत्पन्न हुई। वहां आदि मानव ने ये सोचा कि ये आग किस चीज की, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति हमेशा है, मनुष्य है तो वहां जिज्ञासा प्रवृत्ति देखी जाती है। इस जिज्ञासा प्रवृत्ति के आधार पर ही आदि मानव द्वारा इस आग की उत्पत्ति की। उसने देखा कि एक पहाड़ पर किसी टुकड़े को फेंका जाता है तो वहां चिंगारी उत्पन्न होती है, उसने 2 पत्थर लिए, उसको रिगड़ा और आग की उत्पत्ति की। इस आधार पर, और वर्तमान में हम देखते हैं आग का अपना अलग अलग स्वरूप है। इस तरह से उसने अपना सोशल कल्चर इन्वायरमेंट शुरू किया। फिर वो पहले एकल रूप में रहता था, फिर वो कबीले के रूप में रहने लगा, सोशल कल्चर उसका और बढ़ा, समाज से वो एक राष्ट्र के रूप में भी अपना एक स्थान बनाने लगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना स्थान बनाने लगा। तो कहने का मतलब यह है कि सोशो कल्चर इन्वायरमेंट सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत व्यक्ति केवल एक परिवार तक ही सीमित नहीं है, परिवार के साथ वो समाज से भी सीमित है, समाज से राज्य, राज्य से राष्ट्र, राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी ख्याति प्राप्त करता है, वो ही एक अच्छा इन्वायरमेंट देखा जाता है। साथ ही उसमें पोषण को लेने की भी अपनी एक पृथकता थी, समायोजन की एक पृथकता थी। सोशल कल्चर में सबसे बड़ी चीज आ जाती है व्यक्ति का समायोजन, क्योंकि आज हम देखते हैं व्यक्ति समायोजन की स्थिति नहीं देख पाता है, समायोजन नहीं कर पाता है, तो वो समाज में रहकर की संस्कृति के आधार पर अपने आप को एडजस्ट करता है और समायोजन करता है। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कार्य करते हैं। इसमें ज्यादातर सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, औद्योगिक, इन सभी रूपों को देखा जाता है। प्रोसेस ऑफ सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब आता है अपना ग्लोबल इन्वायरमेंटल साइंस। ग्लोबल इन्वायरमेंटल साइंस को अपन बात करते हैं वैश्विक पर्यावरण विज्ञान। वैश्विक पर्यावरण विज्ञान, विश्व जो है एक संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है, जिसकी विचारधाराओं के आधार पर हम देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, पूरा जो विश्व है वो एक कुटुंब के समान है, जिसमें हम एक पर्यावरण को विविध रूपों में देखते हैं, जिसमें इसके जो रूप, इसके कुछ अच्छे रूप भी हैं, कुछ इसके दुष्परिणाम भी हैं, दुष्प्रभाव भी देखे जाते हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंटल साइंस के अंतर्गत वैश्विक पर्यावरणीय विज्ञान में सबसे बड़ी जो चीज आती है, उसका वर्तमान जो स्वरूप है बहुत बिगड़ता जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो गंदगी है, जो पर्यावरण के साथ दोहन है,
पर्यावरण के साथ जो 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 दुर्व्यवहार, पर्यावरण के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो सारे के सारे जैविक पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उसका प्रभाव एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र पर पड़ रहा है। भारत जो कि एक ऐसा देश है जिसमें यह देखा जाता है कि हम हर चीज को बड़ा संभाल करके रखते हैं, परंतु वर्तमान में इसका जो दोहन, इसका जो प्रभाव है, अलग अलग रूपों में देखा जाता है। अगर हम देखें कि घर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर जो पड़ोस है, वहां पर जो गंदगी है, गली के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर गंदगी फैला देना है, पॉलीथीन्स का उपयोग सबसे ज्यादा मात्रा में करना है, वो भी एक जैविक पर्यावरण विज्ञान को प्रभावित करता है, और इसका प्रभाव अलग अलग रूपों में देखा जाता है। और इसके साथ ही जो पर्यावरण के अंतर्गत, जैसे कि विकासशील और देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं, कुछ विकसित देश हैं। जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने पर्यावरण को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखने का प्रयास किया है, और कुछ जो विकासशील देश हैं वो अपने पर्यावरण को उतना प्रभावी रूप नहीं दे पा रहे, जैसे कि भारत है। अगर अमेरिका की बात करें तो वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। वहाँ एक पर्यावरण के लिए जितने जागरूक व्यक्ति है, उतना अगर व्यक्ति अगर भारत देश का हो तो निश्चित रूप में हम मान सकते हैं कि पर्यावरण बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेगा। उसका जो जैविक पर्यावरण है, उसका सफल प्रयास, उसका सफल कार्य हमें सामने दिखाई दे सकता है। छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि जिसको हमें जैविक पर्यावरण के अंतर्गत देखी जाती हैं। गंदगी है, अगर अमेरिका की बात करते हैं, वहां पर अगर गंदगी होती है तो उसके लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार होता है। वो ये नहीं, जो भी जो गंदगी है उसको जो वेस्ट पेपर है वो सब के सब डस्टबिन के अंदर डाले जाते हैं। परंतु भारत में देखा जाए तो भारत में ऐसा नहीं है कि आसपास को जो क्षेत्र है वहां पर ये देखा जाता है कि जो गंदगी है वो घर के बाहर ही डाल दी जाती है, जिससे कीड़े मकोड़े होते हैं, बीमारियां फैलती हैं। इस तरह का प्रभाव हमारे वर्तमान विकसित देशों में न होकर के विकासशील देशों में देखा जा रहा है। इस तरह से देशों में जैविक पर्यावरणीय का जो विज्ञान है अलग अलग रूपों में कार्य कर रहा है। इससे तापमान में वृद्धि हो रही है, ओजोन गैस क्षीण हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है, वन विनाश हो रहा है, पादप प्रजातियां दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही हैं, जंगली जीव जंतु भी दिन प्रतिदिन नष्ट होते रहे। जो जैविक पर्यावरणीय विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत देखा जाता है, जिसमें 50 प्रकार से विनाश देखा जा रहा है। 50 प्रकार आप लगा सकते हैं अंदाजा कि 50 प्रकार से अगर पर्यावरण का विनाश हो रहा है तो हमारी स्थिति आगे आने वाले समय में कैसी होगी। हम अगर आने वाले समय में हम ये नहीं देख सकते हैं कि हमारा जीवन, हमारे आने वाला जो भविष्य होगा वो कैसा होगा। हमारे आगे आने वाले जो भावी जो व्यक्ति हैं, आगे जो उनका जो पर्यावरण के साथ जो उन्हें चीज पर्यावरण के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए, वो क्या प्राप्त हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम आज वर्तमान में अवेयर करने के लिए सरकार द्वारा भी अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका आप एडवर्टाइजमेंट में भी आप देखते हैं कि एक टीवी में एक बच्चा अपने फादर के साथ गाड़ी में जा रहा है और गाड़ी में देख रहा है कि गाड़ी उसके फादर ने रोक रखी है और गाड़ी चल रही है, मतलब उसका इंजन चल रहा है। तो बच्चा कहता है कि आप आगे आने के आप इस इंजन को बंद कर दिए, क्योंकि पेट्रोल दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को अवेयर करने के लिए सरकार का तो प्रयास है, व्यक्ति का खुद की जिम्मेदारी होनी जरूरी है। और इसी का परिणाम ये होता है कि पर्यावरणीय प्रदूषण तेज गति से होता जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अम्लीय वर्षा के बारे में, अम्लीय वर्षा वो वर्षा है जो कि हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। वातावरण के अंदर कुछ ऐसी हानिकारक गैसेस होती हैं जो कि वर्षा के समय जब पहली बारिश आती है तो उस पहली बारिश के समय में कुछ ऐसी क्रियाएं करती हैं जो रसायन के रूप में आती हैं और जो हमारे व्यक्ति के लिए भी हानिकारक होती हैं और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होती हैं। हम सभी जानते हैं कि पहली जो बारिश होती है उसको हम अगर हम संग्रह करते हैं तो संग्रह नहीं करना चाहिए। क्यों? इसके पीछे कारण भी है कि जो पहली बारिश में उसमें अम्ल रूप में कुछ पानी निकल के आता है। अगर उस अम्लीय रूप को पानी अगर व्यक्ति पी लेता है तो उसमें कई तरह की बीमारियां व्यक्ति के अंदर जन्म ले सकती हैं। अंदर जो शरीर का जो एक विकास का स्तर है वो दिन प्रतिदिन घटता चला जाता है और उसमें उसे न जाने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ये भी बोला जा सकता है, शारीरिक भी उसको कष्ट रहता है, मानसिक भी कष्ट रहता है और आर्थिक भी कष्ट रहता है जब बीमारियां सामने आती हैं। इसलिए अम्लीय वर्षा का प्रभाव भी हम देखते हैं।
जिसके अंतर्गत जो ओजोन क्षयीकरण है, बढ़ते तापमान का जो प्रभाव है, ये भी पर्यावरणीय प्रदूषण को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही खाद्य श्रृंखला का भी प्रभाव दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। यह जैविक पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत देखा जाता है। इसी के साथ जैविक पर्यावरणीय विज्ञान में सबसे अहम जो भूमिका होती है वो है जनसंख्या की। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि इतनी होती जा रही है कि जैसे कि इस डायग्राम में देखा जा रहा है कि धरती पर अगर जनसंख्या का इतना ज्यादा प्रभाव होगा तो उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं। पर्यावरण का अतिदोहन होगा। जहां संख्या बढ़ेगी वहां आवश्यकता बढ़ेगी। व्यक्ति की आवश्यकताएं, जिसमें भौतिक आवश्यकता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज की आवश्यकता होती है। जिन व्यक्तियों को आवश्यकता नहीं होती है वहां उस चीज का दोहन होने लगता है। जनसंख्या वृद्धि में 10 लाख वर्षों में अगर देखा जाए, 10 लाख वर्षों में दीर्घ वृद्धि देखी गई है। अरबों करोड़ों तक ये जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव सबसे ज्यादा भारत में देखा जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि व्यक्ति की अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस का प्रभाव दिन प्रतिदिन नवपाषाण काल से ही धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि में एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे कार्य करते हैं, जिसमें पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत उपजाऊपन है, खनिज संसाधन है, ये सारे के सारे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि विकासशील देशों में जितनी नहीं देखी जाती, विकसित देशों में इतनी नहीं देखी जाती जितनी विकासशील देशों में देखी जा रही है। विकासशील मतलब जो विकास की कगार पर है, भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसका प्रभाव अलग अलग रूपों में हमें दिखने में आ रहा है, जिसमें हम भारत भी आर्थिक संकट में भी जा रहा है और उनका प्रभाव उनके राजनीतिक संकट पर भी जा रहा है, उसका प्रभाव उनकी सांस्कृतिक संकट पर भी जा रहा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में लोकेशन है। लोकेशन का अपना एक कारण है। अगर सिंगापुर को लेते हैं कि वहां पर वाणिज्यिक और गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं, वहां का जो प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि के आधार पर इतना नहीं है और वहां पर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि अन्य देश वहां जाकर के अपनी व्यापार का कार्य करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इस तरह से कार्य करता है। क्लाइमेट है। क्लाइमेट के अंतर्गत भी हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं। अरब है, थार का मरुस्थल है, ये भी पर्यावरणीय जनसंख्या की वृद्धि में अपना अपना एक अहम योगदान देता है। क्लाइमेट चेंज कहा भी जाता है कि जलवायु का परिवर्तन होना चाहिए। जलवायु के अंतर्गत भूमध्य सागरीय जो मीठे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, वहां पर जनसंख्या का प्रभाव इतना नहीं होता जितना कि उष्ण कटिबंधीय प्रभाव देखा जाता है। इसी के साथ है जो तीसरी जो बात आती है वह आती है धरातल। धरातल के अंतर्गत भी एक उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है, वहां पर आबादी इतनी नहीं देखी जाती जितनी कि समतल मैदानों में आबादी ज्यादा देखी जाती है। वहां पर सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, जो समतल मैदानी क्षेत्र है, वहां सघन जनसंख्या होने का कारण यह है कि क्योंकि वहां पर व्यक्ति आवासीय स्थान प्राप्त कर लेता है। समतल मैदान है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा वो अपने आवास की व्यवस्था करता है और आवास के आधार पर ही वहां पर एक जनसंख्या का एक अपना एक प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है और इसकी अधिकता आवागमन में भी कठिनाई होती है। जनसंख्या वृद्धि जितनी होगी, वर्तमान में देखा जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव कि सड़कों का चौड़ा करना, जहां 1 वे होता था वहां आज 2 वे और 3 वे देखा जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि व्हीकल्स इतने बढ़ चुके हैं। व्हीकल्स क्योंकि जनसंख्या जितनी बढ़ी है, एक घर के अंदर 3-3, 4-4 व्हीकल्स हैं, जिसमें आप 2 व्हीलर भी देखते हैं, 4 व्हीलर भी देखते हैं। और अगर रहने वाला व्यक्ति में 4 है तो चारों को अपना अलग अलग संसाधन, क्योंकि शहरी जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा से ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अपनी भागदौड़ की जिंदगी में इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपनी सुविधाओं का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि ये प्रभाव हमारे जो धरातलीय क्षेत्रों पर पड़ता है। धरातलीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव, संसाधनों का प्रभाव, इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर, क्योंकि अगर सड़कों को चौड़ा करना है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में जो पर्यावरण का जो क्षेत्र है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पे देखा जाता है कि जो सड़कों पे चलने वाले संसाधन जो धुआं जो दे रहे हैं, वहां पर अगर पर्यावरण उनको अवशोषित नहीं कर लेता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं और बहुत सारी गैसेज है जो कि पौधे मुख्य रूप में ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करने से वो हमें ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए आप, इस तरह की अलग अलग प्रक्रिया पर्यावरण के रूप में कार्य करती है, जिसमें हम धरातलीय क्षेत्र में देखते हैं। एबिलिटी वाटर,
जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता भी अलग अलग रूपों में, इसके बारे में भी हमने पहले भी अपने जानकारी प्राप्त की थी, और इसमें भी आपने देखा कि जनसंख्या वृद्धि के आधार पर भी जलवायु का की एवेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। शहरी क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पानी 2-2, 3-3 दिन तक नहीं आता है। ये जिसका प्रभाव ये होता है कि जो नागरिक है, नागरिकों को वो पूर्ण आवश्यकताएं वहन नहीं हो पाती है जो उसको चाहिए। तो इसका प्रभाव हमारी जलवायु उपलब्धि पर भी पड़ता है। और इसी के साथ में जो हमारे नलकूप हैं, कुएं हैं, दिन प्रतिदिन के जल स्रोत, धराती लिए जो जल स्रोत है, उनका स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसके कम होने का प्रमुख कारण यही है कि जब जहाँ मानव है वहाँ जल है, मानव है वहाँ जल है, और जल के का दोहन है, वहीं उसकी उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती चली जाती है। इसी के आधार पर जो सॉइल है, सॉइल जिसमें इसके बारे में भी हमने पहले चर्चा की थी, हमने चर्चा पर्यावरणीय क्षेत्र में की थी, अब हम कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र में। इसका भी प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है, जिसमें जो प्राचीन सभ्यता व संस्कृति थी वो भी अपना अलग अलग रूपों में कार्य करती थी, जिसके आधार पर हम देख रहे हैं सघन जनसंख्या, अनुपजाऊ मिट्टी है, जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ नहीं है वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र वहीं विकसित होता है जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है। उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी के लिए भी अलग अलग तरीके का प्रयास सरकार द्वारा भी अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उड़द की जो दाल है उसके द्वारा भूमि को उपजाऊ भी बनाया जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, ताकि वहाँ जनसंख्या, वहाँ का कृषिक वर्ग अपनी मूल भूमि को न छोड़ करके शहरों की तरफ गमन करे। इस तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के अंदर खनिज संसाधनों की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, तो इसमें जो खनिज संसाधनों की उपलब्धि है ये भी सबसे बड़ी देखी जाती है, क्योंकि उबड़ खाबड़ का जो क्षेत्र है वहां पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता कम पाई जाती है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात आती है वो कठिनाई होती है, रोजगार की सुविधाओं की उपलब्धि नहीं हो पाती है। और जनसंख्या वृद्धि है तो वहां पर आपको व्यक्ति को रोजगार की भी उतनी ही ज्यादा आवश्यकता होगी, और उसका प्रभाव देखा जाता है अगर मिनरल रिसोर्सेज नहीं है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज, सबसे बड़ी बात है जो शक्तियों के संसाधनों की उपलब्धता है, उसमें हम देखते हैं कि जनसंख्या आकर्षित होती जा रही है, उसमें उद्योगों की शक्तियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा उद्योग क्षेत्र होंगे वहां पर लोगों को रोजगार मिल पाएगा, और वहाँ जो जनसंख्या है वो अपनी रोजी रोटी का प्रयास कर सकती है। तो इसके जो कई सारे फैक्टर्स एनवायरनमेंट के अंदर कार्य करें, और इजी एक्सेसिबिलिटी जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सुगमता से चीज को पहुंचना, जितनी आसानी से जनसंख्या तक, जनता तक चीज पहुंच सके वो बहुत जरूरी है, वो भी पर्यावरण के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिए वर्तमान में हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में भी रासायनिक चीजों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पहले हम देखते थे कि जो कृषि कार्य होता था वर्मी कंपोस्ट द्वारा होता है। वर्मी कंपोस्ट जो खेती थी, जो उसमें वर्मी कंपोस्ट का केंचुए की खेती करी जाती थी। केंचुए की खेती वो होती है जिसके अंतर्गत किसी तरह के रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है, रासायनिक छिड़काव नहीं किया जाता है, रसायन दवाइयां नहीं डाली जाती हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व पेड़ पौधों के द्वारा सब्जियों तक पहुंचे, और सब्जियां फल ये सारे प्राप्त हो सके। तो इजीली अवेलेबिलिटी हो, तो इसके लिए भी सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा रसायन उपयोग करने लगे। रसायनों का उपयोग करने से जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या मात्रा ज्यादा है, तो उसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपलब्ध करवाना। देखा जाता है कि इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इंजेक्शन का प्रयोग कृषि क्षेत्र के अंतर्गत इसलिए किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजों की पहुंच हो सके। फिर हेल्थ रिसोर्ट, स्वास्थ्य वर्धक केंद्र, इसमें उबड़ खाबड़ क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारी जो चीजें हैं, हेल्थ रिसोर्सेज है वो कार्य कर रहे हैं। हेल्थ रिसोर्सेज के अंतर्गत सबसे बड़ी जो बात आती है व्यक्ति की स्वस्थ रहना। कहा भी जाता है कि अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप अपने पर्यावरण में अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें, पहले व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी स्वस्थता भी अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है। तो हेल्थ रिसोर्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। इसी के साथ ही अपन बात करते हैं सामाजिक कारण।
सामाजिक कारण भी ये तो थे आपका सोशल सामाजिक कारण के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारी जनसंख्या में श्वेत जातियां अतिरिक्त इसमें कार्य करती हैं और इसी के साथ ही जो महाद्वीपीय जो क्षेत्र है वो घना और आबाद होता है। वहाँ का जो क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर सब तरह की चीजें व्यक्ति को अवेलेबल हो पाती हैं। और सामाजिक कारणों के अंतर्गत सर्वोत्तम उदाहरण हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का। सामाजिक में ऑस्ट्रेलिया जो एक क्षेत्र है वहाँ पर अंग्रेज आकर के बसे थे और उसमें वहाँ पर श्वेत लोगों का सामाजिक दृष्टिकोण विकसित हुआ था। श्वेत मतलब जो गोरे लोग थे उनके लिए ये बात कही गई है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसके अंतर्गत हम आर्थिक कारण भी देखें तो ये भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित, जनसंख्या वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम आर्थिक कारणों को देखते हैं जिसमें व्यापार है, वाणिज्य, प्रबंध व्यवस्था है और इसी के साथ ही जो मंडी के अंदर वाणिज्यिक जो केंद्र है, जन समूह है, रोजगार के लिए उपलब्ध कराने के लिए ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ये भी फैक्टर्स कार्य करता है। फिर है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में जो अलग अलग देशों की अलग अलग जो राजधानी है, सरकार अपने अपने प्रयास करती है, वो भी पर्यावरण की आवश्यकता के आधार पर जनसंख्या को जितना कुछ दे सकती है उतना देती है। राजनीतिक कारणों के अंतर्गत हम जन बसाव को भी प्रेरित करते हैं। जन बसाव मतलब ऐसा क्षेत्र, आवासीय योजनाएं बनाई जाती है, सरकार द्वारा भी आवासीय योजनाएं बनाई जाती है ताकि पर्यावरण पर ज्यादा से ज्यादा विकट प्रभाव ना पड़े, कुछ एक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग रह सके। तभी तो देखते हैं शहरी क्षेत्रों में अपार्टमेंट, फ्लैट्स, ऐसी चीजें अवेलेबल करवाई जाती हैं ताकि व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राप्त हो सके। इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं वेरिएशन अमोंग नेशंस, अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग वेरिएशंस देखे गए हैं, उसकी प्रादेशिक भिन्नताएं देखी गई हैं। प्रादेशिक भिन्नताओं में एरिया ऑफ वेरी हाई डायनेस्टी, एरिया ऑफ हाई डायनेस्टी, एरिया ऑफ मीडियम डायनेस्टी और एरिया ऑफ लो डायनेस्टी। एरिया ऑफ हाई डायनेस्टी वो अति उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में बहुत सारे हैं, जैसे अफ्रीका है, इथोपिया है, कीनिया है और युगांडा है, तंजानिया है। ये जो क्षेत्र है वो ज्यादा हाई डायनेस्टी वाले हैं, उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र हैं। इसमें भारत की भी को भी देखा जाता है। ओसोनिया में है पाउआ और निगुनिया, इस तरह के जो देश हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि ज्यादा देखी जाती है। और इसका जो प्रभाव है दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज्यादा देखा जाता है। फिर एरिया ऑफ हाई डायनेस्टी, एरिया ऑफ हाई डायनेस्टी के अंतर्गत अपन देखते हैं इसमें उच्च जनसंख्या क्षेत्र है। हमने पहले जो बात करी थी वो थी वेरी हाई, बहुत ज्यादा, और ये केवल हाई डायनेस्टी है, ये केवल उच्च क्षेत्र है। उच्च जनसंख्या क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी एशिया, मंगोलिया आ जाता है, मध्य अमेरिका आ जाता है और दक्षिणी अमेरिका के दो तीन ऐसे देश हैं जो आ जाते हैं, पैराग्वे, इस तरह के जो क्षेत्र आएंगे वो है। ओसोनिया में भी इस तरह के क्षेत्र देखे जाते हैं। एरिया ऑफ मीडियम डायनेस्टी, मध्यम जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो जनसंख्या है जिसमें चीन आ जाती है, यूरोप आ जाता है, दक्षिणी अमेरिका आता है, चिली आता है, अर्जेंटीना आ जाता है। ये जो क्षेत्र है वो मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या दर 1 से 1.9% तक देखी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ पे मृत्यु दर, जन्म दर तो लगभग होता है 20 से 30% तक और मृत्यु दर होता है 6 से 12% तक देखा जाता है। ये है मध्यम वर्गीय डायनेस्टी क्षेत्र। फिर है एरिया ऑफ लो डायनेस्टी क्षेत्र। इस क्षेत्र में निम्न वर्गीय क्षेत्र है जिसमें 1% से कम रहती है इसकी वार्षिक वृद्धि। आप लगा सकते हैं अंदाजा। तो एरिया ऑफ लो डायनेस्टी है, वहां पर जो निम्न जनसंख्या वृद्धि का जो क्षेत्र है 1% वृद्धि, आप देख सकते हैं अगर 1% वृद्धि है वहां पर पर्यावरण का प्रभाव कितना अनुकूल होगा, ये आप अपने आप में भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी के साथ में इसके अंतर्गत पूर्वी सोवियत संघ, जापान है, ये सारे के सारे लो डायनेस्टी वाले क्षेत्र आ जाते हैं जिसमें पूर्व दक्षिण अमेरिका का यूरोग्वे, ओसिनिया का न्यूजीलैंड, ये जो क्षेत्र हैं सारे के सारे लो डायनेस्टी क्षेत्र हैं। तो प्रादेशिक भिन्नता है, प्रादेशिक भिन्नताओं में हमने जाना वेरी हाई डायनेस्टी, मीडियम डायनेस्टी और लो डायनेस्टी। अब इसके आधार पर ही इन्वायरमेंट को हम अगर को पहचाने, इन्वायरमेंट के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, तो सबसे ज्यादा पर्यावरण का स्वस्थ रूप देखा जाता है लो डायनेस्टी क्षेत्र में, जहां पर बहुत कम जनसंख्या वृद्धि होती है। मीडियम डायनेस्टी में कुछ हद तक पर्यावरण ठीक रहता है, परंतु उसके भी कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। हाई डायनेस्टी जहां पर जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर पर्यावरण का
का जो दोहन है उसकी मात्रा ज्यादा होगी, और वेरी हाई डेंसिटी इसमें भी पर्यावरण के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की जाएगी, उसका दोहन किया जाएगा, उसका दुरुपयोग किया जाएगा। तो ये वेरिएशन ऑफ अमंग नेशंस हैं। कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, बहुत सारे कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के। हॉट सेशन है, हॉट सेशन मतलब जो गर्म क्षेत्रीय है वहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। इसका प्रमुख कारण है कि जो जलवायु है गर्म है, क्योंकि वहां पर गर्म जलवायु में वहां पर सबसे बड़ी चीज देखी जाती है, राजस्थानी अगर क्षेत्र में तो बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं। बाल विवाह के आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्र सबसे ज्यादा माना जाता है, और जो मुस्लिम वर्ग है इसमें ये चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है। लेक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जिसमें सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है कि जो सामाजिक सुरक्षा है वो जो छोटे परिवारों के लिए प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं, बड़े परिवार को प्राथमिकता दे पाते हैं। इसके अंदर का जैसे बुढ़ापा होना, लंबी बीमारी होना, जिसके कारण वो व्यक्ति अपनी मरणावस्था तक नहीं आ पाता है, वो अपना जीवन जीने लगता है, और इसके साथ ही जो आर्थिक संरक्षण है उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारी, ये भी एक कॉजेज है जो कि पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या प्रदूषण या जनसंख्या वृद्धि को भारत के अंदर देखा जाता है। फिर है सुपर सेक्शन। सुपर सेक्शन में जो सबसे बड़ी बात है अंधविश्वास। सुपर सेक्शन, भारत के कुछ क्षेत्र हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं इन सब चीजों को लेकर के, अंधविश्वास को लेकर के, जिसमें अंधविश्वास के कारण ऐसा तर्क माना जाता है कि 2 हाथ 2 पैर से एक पेट भरना बच्चे के लिए परिवार की का बोझ नहीं उठा सकता। इस तरह की एक लॉजिक है, जिसमें जीविका अर्जित करने वाला माना जाता है, जिसके कारण भी व्यक्ति अंधविश्वास के कारण गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग करने लगता है, और इस तरह की चीजें सामने आने लगती हैं। फिर है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि में बड़े पैमाने में देखी जाती है। इसमें गरीबी में जो खेती और चरगाव करने वाले जो बच्चे हैं, जो कम उम्र में काम करने लगते हैं, माता पिता को बोझ समझने लगते हैं, इसमें विशेषज्ञ ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखा जाता है। इसमें परिवार का रहना, बड़े पैमाने में गरीबी, उच्च जन्म दर का प्रमुख प्रभाव है। अधिकतर लोग गरीब होते हैं, इसके कारण उनका जीवन गतिहीन और नीरस हो जाता है। ये एक पॉवर्टी है। लेक ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें है सामाजिक बीमा का अभाव। हमारे देश में विश्वस्त प्राय अभाव है। अधिकतर लोग बुढ़ापे में अपने बच्चे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों में जिस प्रकार से निर्भर हैं उसी तरह से निर्भर हैं। तो ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। रिलीजियस बेनिफिट्स, जो धार्मिक जो विश्वास है, माता पिता की मृत्यु के बाद में विवाहित व्यक्ति ही धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकता है। इस तरह के कुछ कारण हैं। मैरिज कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, विवाह को सबके लिए सहमति है, और सबसे बड़ा कारण है कि इसमें विवाह की जो सहमति है सबके लिए, सभी को विवाह करना इसमें प्राथमिकता मानी गई है। और इसमें देखा जाता है कि नपुंसक और शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी शादी करना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण माना गया है। फिर चाइल्ड मैरिड, जो कि बाल विवाह है। बाल विवाह भी एक सबसे बड़ी जनसंख्या वृद्धि का कारण है, जिसमें अज्ञानता है, अशिक्षा है। क्योंकि इसमें समाज में ये देखा जाता है कि अगर जो क्षेत्र अज्ञानतावश है, अशिक्षा है, सामाजिक प्रथाओं से बंधा हुआ है, अधिकांश लोग बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, विवाह कर देते हैं, और शीघ्र ही बच्चे की उत्पत्ति के आधार पर ही इसमें जनसंख्या वृद्धि मापी गई है, जिसमें कानूनी द्वारा, सरकार द्वारा भी अलग अलग तरह के प्रयास किए गए हैं, जिसमें जो शादी के लिए जो उम्र निर्धारित की गई है, जिसमें लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष। इसी के आधार पर हम जनसंख्या वृद्धि का जो प्रभाव है अंधविश्वासी क्षेत्र में देखा जाता है, और अंधविश्वासी क्षेत्र जहां है वहां पर बाल विवाह पूर्ण रूप से होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, सबसे बड़ी बात आती है जनसंख्या वृद्धि में संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है, उसमें जो देखभाल करने का प्रचलन है, उसकी सारी जवाबदेही जो दादा दादी है उनके ऊपर देखी जाती है। इसी के आधार पर लेक ऑफ नॉलेज अबाउट फैमिली, जो व्यक्ति का जो पारिवारिक है वो दिन प्रतिदिन उनकी नॉलेज कम होती जा रही है, ऐसा प्रभाव भी कुछ कुछ क्षेत्रों में देखा जाता है। हालांकि भारत के हर क्षेत्र में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आज व्यक्ति अवेयर हो चुका है, इन सब चीजों को समझने लगा है कि जनसंख्या वृद्धि का हमारे परिवार पर क्या, क्योंकि जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी उतना ही हमारे लिए आर्थिक संकट प्रभावित होगा, हमारे लिए खाद्यान्न संकट प्रभावित होगा, इसी तरह और सामाजिक संकट प्रभावित होगा।
और परिवार कल्याण जो कि लेक ऑफ नॉलेज ऑफ एबिलिटी फैमिली है, जिसमें अलग अलग सरकार द्वारा परिवार के नियोजन से संबंधित कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसका महत्व है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा प्रयास किया जाए। सरकार द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अवेयर के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। फिर आता है आपका इमरजेंसी ऑफ नॉन रिलेवेंट इंडिया। इसके अंतर्गत जो गैर कानूनी ढंग से बाल श्रमिकों को काम पे लगाना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। गैर कानूनी ढंग से काम पे लगाना बच्चों को, इसमें ये देखा जाता है कि जो आप देखते हैं कि कहीं चाय की दुकान है, वहां पे बच्चा काम कर रहा है, तो उसको शिक्षा ना दे करके उसको काम की तरफ प्रेरित करना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है इमरजेंसी ऑफ द नॉन रिलेवेंट इंडिया। इस भारत देश जैसे देश में आप स्टेशंस की बात करें, वहां भी आप यही चीज देखने को मिलती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना कार्य अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो करते हैं। कुछ तो दबाव उनका समाज के आधार पर होता है, कुछ दबाव उनका परिवार के आधार पर होता है, कुछ दबाव उसका मानसिक रूप में होता है कि वो अपने परिवार को किस तरह से सपोर्ट कर सके। तो ये सारी चीजें भी इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। फिर इसके बाद में आती है बात रिडक्शन इन डेथ रेट ऑफ मदर एंड चाइल्ड। इसमें देखा माँ और बच्चों की मृत्यु दर में सबसे ज्यादा कमी है, यह भी जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रसार, शैक्षिक सुविधाओं और माँ और बच्चे के लिए सरकार के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उनमें बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी हुई है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण रहा है। तो और औसत वृद्धि में वृद्धि है, इंक्रीज इन एवरेज एरिया। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से 1991 में 59 वर्ष तक ये वृद्धि देखी गई है, जिसमें सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जनसंख्या का प्रभाव इसकी औसत उम्र की वृद्धि पर भी माना जाता है। औसत उम्र की वृद्धि, लंबे समय तक जो जीवन है, आज जो वर्तमान में अगर आप बात करें तो आज जनसंख्या वृद्धि उतनी नहीं है, दिन प्रतिदिन कम ही होती जा रही है। इसका प्रभाव है सरकार द्वारा प्रयास, सबसे बड़ी बात है जो व्यक्ति का अवेयर होना, और इसका प्रभाव है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष तक रखी गई है, मापी गई है, सरकार द्वारा ये आंकलन निकाले गए हैं। और इससे पहले अगर बात करते हैं तो 85, 95, 98 और 100 भी बहुत लोगों ने पार किया है। तो ये एक सबसे बड़ा इफेक्ट जनसंख्या वृद्धि का देखा जाता है।